हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसमें हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी। उसमें फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा यूनिट था, जिसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डिमांड क्या होता है, व्हाट इज रजिस्टर्स। बंद कर दो, आप पढ़ के फिर कर लो, है ना, बहुत बढ़िया। विलिंगनेस, विलिंगनेस टू परचेज समथिंग अगेंस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उससे हमारे 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स निकल रहे थे कि हमारी 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स निकलते हैं डिमांड के। कौन कौन से, डिजायर, विलिंगनेस टू परचेज और, जल्दी जल्दी बताओ। प्राइस मीन्स टू परचेज, मतलब वही कि हम किसके बदले खरीद रहे हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी डिमांड की डेफिनेशन। डिमांड की डेफिनेशन तुम लोगों ने मुझे बता दी। फिर हमने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, क्या होता है, देखा सारे चुप बैठे हैं आज। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, वाओ, सही में नहीं पढ़ी को कल, ना परसों पढ़ी, यहाँ से निकलने के बाद। कितनी क्वांटिटी डिमांड की है, ट्रांसलेट मार दिया, बोला ही नहीं किसी ने कुछ। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड, और उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि अलग अलग प्राइस पे क्या क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, क्यों, क्योंकि लोगों को सस्ता चाहिए, सस्ते में ज्यादा चाहिए, सस्ते में अच्छी चीजें चाहिए। और क्या होता है क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में, एक पॉइंट और था हमारे पास, इट इज अ, कौन सा कॉन्सेप्ट था, फ्लो कॉन्सेप्ट था या फिर फ्लो, वाई फ्लो कभी जीरो नहीं होती। इन शॉर्ट प्राइस कभी जीरो नहीं जा रहा, हम ये कह सकते हैं। फिर हमने पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, क्या क्या थे, पहले बताओ कि उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बताई थी, टॉपिक, स्पेलिंग क्या थी, PPIC, डबल पी था, डबल पी क्यों था, कौन क्यों, चलो सबकी फुल फॉर्म बताते चलो। अब टी से टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ओ अदर फैक्टर्स, पी प्राइस ऑफ कमोडिटी, फिर पी रिलेटेड गुड्स, फिर हमारे पास आई, फिर सी कंज्यूमर बिहेवियर। प्राइस का हमारे पास क्या लिंक था, प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड कम हो जाएगी और अगर प्राइस, डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, और ऐसे ही हमने हमने जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़े थे, तो रिलेटेड गुड्स 2 तरीके के थे, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट्स, जोर से बोलो सारे, सोच सोच बैठो। सब्स्टिट्यूट्स कौन कौन से होते हैं, जो अलग होते हैं, जिनके जिनके बदले कुछ ना कुछ यूज हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट्री जो एक साथ यूज होते हैं। एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री के, कार पेट्रोल, सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल टी कॉफी। इनका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सब्स्टिट्यूट्स का, कॉफी की, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी की डिमांड बढ़ जाएगी। वेरास कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों होता है कि अगर कार का प्राइस घटेगा तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात, क्योंकि लोग गाड़ी ज्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा गाड़ियों में। क्लियर हो गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, 4 इफेक्ट थे, कौन कौन से, डिमॉन्स्ट्रेटिव, बैंडवैगन, स्नॉब और, हाँ, वेबलेन। डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट कौन सा था, देखा देखी होना। देखा देखी होना का मतलब क्या होता है, इसमें एग्जांपल आईफोन का था। फिर हमने पढ़ा था बैंडवैगन वाला इफेक्ट, कौन, इसमें क्या एग्जांपल था, अच्छा लगे, इसमें एग्जांपल कौन सा था, जीन्स वाला एग्जांपल था। फिर हमने क्या पढ़ा था, स्नॉब इफेक्ट, उसमें क्या था, क्या, हाँ, कि टी शर्ट बहुत सारी एक जैसी दिख रही है तो हम क्यों खरीदेंगे, लहंगे वाला एग्जांपल था इसमें। और वेबलिन इफेक्ट कौन सा होता है, लग्जरी गुड्स वाला, हाँ, क्या, मौसी वाला, हाँ, शोशा करना, देखा देखी करना, लग्जूरियस गुड्स खरीदना। चलो आगे बढ़ते। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस में क्या था, प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में तो डिमांड आज की क्या होगी, आज की बढ़ जाएगी, और अगर फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो आज की डिमांड कम हो जाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा था, अदर फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स थे, कौन कौन से, हाँ, हाँ, हाँ,
एज फैक्टर और साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन में हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन ज्यादा तो हमारी डिमांड भी ज्यादा। एज फैक्टर में हमने क्या पढ़ा कि अगर ओल्ड एज वाले लोग होंगे तो मेडिसिन वगैरह की डिमांड्स बढ़ जाएगी, और अगर चिल्ड्रन वाली पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो टॉयज वगैरह की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर हमने नेशनल इनकम का पॉइंट पढ़ा था, जहाँ पे हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट ही आ रहा था कि लोगों की अगर इनकम ज्यादा होगी तो फिर हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर हमारी नॉर्मल इनकम बढ़ेगी तो हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर नॉर्मल इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात। इंफीरियर गुड्स कौन से थे, जैसे जिनका प्रीमियम सब्स्टिट्यूट होता है। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, एग्जाम्पल क्या दिया था, इंफीरियर गुड गोल्ड होता है। फिर मैंने डिलीशियस बटर का एग्जाम्पल दिया था कि उसका सुपीरियर हमारा ऑल्टरनेटिव क्या है, अमूल का बटर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होता है। फिर हमारा नॉर्मल गुड्स के एग्जाम्पल क्या थे, जो हमारे हाउस होल्ड में डेली में यूज हो रहे हैं, जैसे हमारा फर्नीचर और हमारा किचन के आइटम्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, ये सब चीज हमारे नॉर्मल गुड्स आते हैं। चलो आगे पढ़ना शुरू करें। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या, लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। सिर्फ एक को याद है और किसी को याद नहीं है, मार्शल तो याद है। और उसका नाम क्या था, लॉ ऑफ डिमांड को हमने एक नाम दिया था इनवर्स रिलेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। हाँ, सिट्रस पेरिबस। मैंने 5 बार बुलवाया था तब भी किसी को याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वो तो एक ने पेरिबस बोल दिया तो नाम याद आ गया। सिट्रस पेरिबस वही वाली बात हो गई, आधा तुम बता दो आधा मैं बता दूंगा, है ना, दोनों मिला के पूरा। मार्क्स भी ऐसे ले आना, आधे नंबर वो ले आएगी आधे तुम ले आना, 20 + 20 मिला के 40 ले आना, है ना, 40 लाने होते हैं। एग्रीगेट के लिए 50 चाहिए, बट इकोनॉमिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, ला सकते हो आराम से 75+ मार्क्स, बहुत इजी है लाना। लाना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी को कैसे मेंटेन तुम करोगे वो तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि लॉ में तो मैंने बोला जितना लिख लिख के करोगे उतना अच्छा हाथ बैठेगा। मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट्स का एग्जाम्पल दिया तुम्हें। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बिना लिखे लॉ करी थी, मेरे मार्क्स नहीं आए। मैंने सेकंड अटेम्प्ट में लॉ इतनी लिखी बेहद लिखी, एमटीपी आरटीपी ऐसे लगाए कि सारे क्वेश्चन ऐसे रट गए थे कि मुझे क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, मुझे आंसर याद था। हाँ हाँ, 2 अटेम्प्ट का डिफरेंस बता रही हूँ मैं तुम्हें, ये कि मे अटेम्प्ट जब मैंने अपना दिया था मैंने लिख के प्रैक्टिस नहीं की थी लॉ में, और मेरे मार्क्स कम आए थे। वेराज मैंने अपने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए वहीं मैंने लॉ में इतनी मेहनत करी थी, लिख लिख के, और वहीं उसका रिजल्ट दिखा था लॉ में। मार्क्स तब भी कम थे, मेरे 52 मार्क्स थे, बट स्टिल पासिंग मार्क्स थे वो। और एग्रीगेट भी बन रहा था, 10 मार्क्स का जो एग्रीगेट चाहिए होता है इस सब्जेक्ट में वो बन रहा था, तो इतना इनफ होता है। बट द थिंग इज, लॉ जितनी लिख के करोगे उतनी ही अच्छे से हो पाएगी। और मैं अपना अगर एक पर्सपेक्टिव और बताऊं तो जितने जितने सेक्शन आते जा रहे हैं, एक A4 साइज की शीट लो, तुम अपने घर पे स्टडी टेबल पे पढ़ते होंगे। हाँ, A4 साइज की शीट पे जैसे सोगा का चैप्टर हो गया, तो एक चैप्टर पे सोगा के जितने सेक्शंस हैं सारे लिख लो नंबर वाइज, यानी कि भैया किसी भी ऑर्डर में पढ़ा रहे हो बट तुम्हें नंबर वाइज सारे सेक्शन तुमने एक पेज पे लिख लिए, उनके नाम और सेक्शन नंबर, और उनको अपने टेबल के आगे चिपका लो। और डेली सिर्फ तुम्हें पढ़ना है उन्हें, डेली बस एक बार रीड लगाओगे तुम्हें सारे सेक्शन नंबर्स अपने आप याद हो जाएंगे, गारंटीड मैं बता सकती हूँ, मैंने ऐसे ही याद करे हैं। मेरे अब भी लॉ के रजिस्टर में, आज भी इंटरमीडिएट के लॉ के रजिस्टर में पीछे सारे पेजेस मेरे सिर्फ सेक्शंस के नाम और नंबर से भरे हुए हैं। ऐसे ही याद करती हूँ मैं सेक्शंस, जितना जैसे पढ़ा हाथ वाथ नंबर और उसका नाम लिख लिया वो याद हो जाएगा परमानेंट। और नंबर वाइज याद करोगे तो उतनी जल्दी याद होगा, और जितनी लॉ एक दूसरे को सुना सुना के याद करोगे उतनी परफेक्ट याद होती है, क्योंकि कंप्लेंट्स निकलती हैं। अब इसमें ये तो होगा नहीं कि चल भैया ठीक है तो इतनी सुना रहा है बहुत है, वो चीज नहीं, कमी निकालो, चाहे इज एम आर की भी कमी हो, लॉ में प्रोविजन में इज एम आर भी मैटर करता है। अ सिंगल द का अगर इधर से इधर प्लेसमेंट भी हो गई ना प्रोवाइजो में तो वो भी मैटर करेगा। या तो प्रोवाइजो लिखो मत, और अगर प्रोवाइजो लिख रहे हो तो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। क्यों नहीं हो, आपस में एक दूसरे को पकड़ो, दोस्तों को मत पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी दिशा से बात नहीं होती, तुम दिशा के साथ पेयर बना लो, दिशा तुम्हें सुनाएगी तुम दिशा को सुनाओ। आकर्ष की याशिका से बात चलो होती है, निहाल से बात नहीं होती, तुम दोनों आपस में पेयर बना लो, आदर्श और याशिका आपस में पेयर बना लो और आपस में एक दूसरे को सुनाओ कि एक सेक्शन तू याद कर, यही सेक्शन मैं याद करो, दोनों एक दूसरे को सुनाएंगे, दोनों एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे इसमें।
साथ के साथ एक एग्जाम्पल याद कर लो, जिससे एग्जाम्पल के साथ तो कभी लॉ में गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, प्रोवाइजो कभी लिख के मत आओ, एनालिसिस लिख कर आओ, बहुत होता है पेपर में, बहुत होता है। प्रोवाइजो होता है लॉ की लैंग्वेज और एनालिसिस होती है अपनी लैंग्वेज, दोनों कंपलसरी होती है। जो लॉ का फॉर्मेट मांगता है ना आंसर का, वो ये मांगता है कि पहले आप सबसे पहले प्रोवाइजो लिखो, फिर एनालिसिस, फिर यहाँ केस लॉ, फिर एग्जाम्पल। नहीं, ये फॉर्मेट होता है जो लॉ का आंसर लिखने का फॉर्मेट होता है, बकायदा जो फॉर्मेट होता है कि आप बकायदा यहाँ लिखते हो प्रोवाइजो, और यहाँ पे आप प्रोवाइजो पूरा लिखते हो, फिर एनालिसिस की हेडिंग डालते हो, उसके बारे में जो प्रोवाइजो लिखा है वो पूरा एक्सप्लेन करोगे, जैसा आपकी लॉ की बुक में भी लिखा हुआ होगा। लॉ की बुक में भी ऐसे लिखा होता है ना, इन्वर्टेड कॉमास और स्लैंटेड लाइंस में प्रोवाइजो लिखा हुआ है, वेयर एज नॉर्मल बोल्ड जो नॉर्मल फॉन्ट है उसमें हमारा एनालिसिस लिखा हुआ होता है, तो वो एनालिसिस अलग से लिखना होता है पेपर में। मैं कभी भी प्रोवाइजो नहीं लिख कर आती पेपर में, कभी भी नहीं लिख कर आई। शायद मेरे मार्क्स इसीलिए 52 आए थे, बट स्टिल मुझे वो इनफ लगते हैं, क्योंकि लॉ बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और हम पहली बार पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट में आके फिर भी थोड़ा लेवल हाई होता है, बट फाउंडेशन में इतना इनफ रहता है, इनफ रहता है। प्रोवाइजो लिखो बट इंपॉर्टेंट सेक्शंस का, फॉर एग्जांपल जो वाली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक डेफिनेशन आएगी कि ऑल एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल दी एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर एक केस लॉ भी है स्पेसिफिक, वो याद करना पड़ेगा नाम के साथ। वो केस लॉज, जो केस लॉज इंपॉर्टेंट है वो तो लिखने ही लिखने पड़ेंगे। जैसे कंपनीज एक्ट शायद है नहीं तुम्हारे में अब, है ना, कंपनीज एक्ट नहीं है ना फाउंडेशन में, है तो उसमें सैल्मन वर्सेस सैल्मन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह आएगा, वो लिखना ही लिखना पड़ता है। ऐसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी 3-4 केस लॉज ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लिखने ही लिखने पड़ेंगे। इंटरमीडिएट में आके फिर भी थोड़े केस लॉज कम हो जाते हैं, बट फाउंडेशन में तो बहुत ज्यादा है। और जितने तुम केस लॉज को एग्जाम्पल के साथ लिंक करके पेपर में प्रेजेंट कर आओगे ना, पेपर में टीचर पता है क्या देखता है, प्रेजेंटेशन देखता है कि बच्चा होपलेस होके पेपर नहीं लिख रहा। अगर लॉ का पेपर होपलेस होके लिखा हुआ है ना, तो यानी कि पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पेपर को चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मैं कहती हूँ कोई भी, चाहे वो अकाउंट्स का हो चाहे वो लॉ का हो, अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को ऐसा दिखाओ ही मत कि तुम होपलेस थे पेपर लिखते टाइम, चाहे तुम कितने ही होपलेस थे, चाहे तुम्हें कुछ ना आता हो, बट तुम्हारी प्रेजेंटेशन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि टीचर को लगे कि बच्चा इतना कॉन्फिडेंट था पेपर लिखते टाइम कि ये गलती कर ही नहीं सकता। तुम्हारी लाइंस परफेक्ट हो, अंडरलाइन कर आओ, मतलब मेरी जो हैबिट है लॉ में हमेशा अंडरलाइन कर आओ इंपॉर्टेंट पार्ट। टीचर अंडरलाइन वाला पार्ट बहुत ज्यादा देखती है। जो तुमने इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है, जैसे सैल्मन वर्सेस सैल्मन तुमने लिख दिया, उसको अंडरलाइन कर दो, टीचर की नजर वहां गई, वहां 1 नंबर ऐसे ही मिल गया। अभी जब तुम चेकिंग करोगे, भैया चेकिंग करेंगे, जब तुम MTPs RTPs दोगे, मॉक टेस्ट पेपर जब तुम यहाँ पे दोगे, तब तुम्हें ये चीज समझ में आएगी कि मैं चीज क्या समझाना चाह रही हूँ। बट ये चीज तुम्हें प्रेजेंटेशन अपने अंदर लानी पड़ेगी, चाहे वो अकाउंट्स का पेपर हो। अकाउंट्स की थ्योरी भी लिखनी आनी चाहिए। अकाउंट्स का लास्ट क्वेश्चन हमेशा थ्योरी का आता है, हमेशा, और वो थ्योरी ऐसी होती है कि आपको इजी तो लगेगी बट वो स्कोरिंग नहीं होती। पूरी 15 MCQs है ना शायद अब तो, अकाउंट्स और लॉ में भी 30 मार्क्स के है या नहीं है? नहीं है, अगर नहीं है वो तो ट्रू एंड फॉल्स का होता है ना, तो 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, तो वो लास्ट का 20 मार्क्स पूरा थ्योरी का क्वेश्चन होता है, पूरा थ्योरी। मतलब ऐसा आता है 10 मार्क्स का शेयर का क्वेश्चन आता है उसमें, और 10 मार्क्स की थ्योरी आती है। तो अगर शेयर का क्वेश्चन किसी को अटेम्प्ट करना होता है तो उसको थ्योरी करनी ही करनी पड़ती है, क्योंकि शेयर का क्वेश्चन हमेशा थ्योरी के साथ आता है पेपर में एंड में, हमेशा अकाउंट्स में, CA में जो मैं बता रही हूँ, हमेशा। और वो थ्योरी ऐसी आती है कि अगर तुमने ढंग से नहीं लिखी, गए 10 नंबर पानी में। और 10 नंबर शेयर के लिए वो थ्योरी आनी चाहिए। और शेयर ऐसी चीज है जो हमारी टिप्स पे होती है, क्योंकि इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, अटेम्प्ट करना ही करना चाहते हैं हम उसे, क्योंकि 10 नंबर वो फ्री के मिलते हैं सिर्फ एक जर्नल बनाने के। और हमारे अटेम्प्ट में जो शेयर का क्वेश्चन आया था वो इतना इजी था, उसमें फॉर फीचर भी नहीं था, सिर्फ एरियर्स थे बस, और बैलेंस शीट भी नहीं थी। सोचो क्या ही था फिर वो क्वेश्चन। और थ्योरी का क्वेश्चन क्या आया था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्लस उसका मीनिंग, हर चीज बताना है। भाई बच्चा मात खा जाता है, क्यों? क्योंकि 10 पॉइंट कहाँ से लाए बताने के लिए, वो वाली चीज होती है।
इसलिए जितना एक तो पॉइंट्स में फ्रेम करके लिख पाओगे, पैराग्राफ्स को फ्रेम ना करो, और लॉ में जितना तुम डायग्राम के बेस पे, चार्ट के बेसिस पे एग्जैक्ट बुक को छाप कराओगे, उतने तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ये मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं कहती हूँ। चलो हम लॉ भटक गए हैं इको से लॉ पे, अब हम फिर से इको पे आते हैं। डिमांड फंक्शन क्या होता है, पढ़ा था हमने, प्राइस एंड डिमांड, जिसमें हमारे 3 फैक्टर्स होते थे, कौन कौन से, इनकम, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, जिसको हम एक एफ फंक्शन से डिनोट करते थे, कीपिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड कांस्टेंट। अब हम आगे शुरू करते हैं। आज खोल लो अपने रजिस्टर्स। आज हम जो पढ़ने वाले रजिस्टर लाए हो आप, कोई रफ रजिस्टर या कुछ वैसे हो वैसा है तो अकाउंट्स के रजिस्टर के पीछे पेज पे कर लो, फिर नोट्स बना लेना, नोट्स शेयर कर देना, ठीक है। खोल लो पहले आराम से। नोट्स बनाने का तरीका एक बार निहाल को बता देना, मैंने कैसे बताया था, ठीक है, जैसे समझाया था। एक बार अपने भी नोट्स प्रेफरेंस के लिए सब दिखा देना निहाल को कि कैसे बना रहे हो तुम लोग नोट्स, ठीक है। वो एक बार की याद रहेगी कि 2 पेज के लिए मैंने सुना दी थी। हम्म, जब फर्क अगर पड़ेगा ना तो ही मार्क्स आएंगे। मैं एक सही बात बताऊं, विवेक भैया और मेरा जो है ना शुरू से आज तक का, वो 36 का आंकड़ा रहता है। कभी भैया से पूछना कि भैया पूजा दीदी से कैसे बात करते हो, भैया खुद कहते हैं कि मैं पूजा से शुरू से हमेशा उखड़ा उखड़ा बात करता हूँ। और वो भैया को भी पता है भैया क्यों करते हैं, क्योंकि ये चीज मेरे अंदर है कि अगर एक बार मेरी ईगो हर्ट हो गई ना तो मैं वो काम करके ही करके दिखाऊंगी। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुई थी, मुझे अब भी याद है, जहाँ आदर्श बैठा है मैं वहां बैठी थी, ठीक है, जब मैं पहले दिन कोचिंग वापस आई थी। और उज्जवल आया था, वो भी फेल था। मुझे और उज्जवल को भैया ने इतनी गंदी सुनाई थी। 10 बच्चे बैठे थे बैच में, 10 नए बच्चे थे, हम किसी को नहीं जानते थे, और हम दोनों ऐसे थे पुराने बच्चे थे, हमें सब जानते थे लेकिन, ठीक है। और हमारी इतनी गंदी उतारी थी भैया ने, इतनी गंदी, मतलब जिसे कहते हैं ना, तुम्हें पता है जब भैया उतारने पे आते तो भैया कैसे उतारते हैं, फिर उज्जवल को तो गालियां भी दी थी, ठीक है, और मुझे सुनाने पे आए थे तो फिर उतारी थी, बहुत गंदी उतारी थी। इधर उधर की बातें, टाइम वेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना है ढिमकाना है, सब बहुत गंदी। उस दिन से आज तक का दिन है, मैं सीए को लेके कभी ढीली नहीं पड़ी। और अब पढ़ी पढ़ी थी बीच में, तब भी भैया को एक ही बार बोला, भैया बीच में जब मैं किसी भी दिन कोचिंग में हो ना, मेरी एक बार ईगो हर्ट फिर से कर देना, मेरे को फिर से खड़ा करके बिल्कुल सुना देना, और 10 बच्चों के सामने ही सुनाना, ताकि मैं फिर से लग जाऊं मेहनत पे। और मैं ये कहती हूँ कि भैया ये चीज तुम्हारे साथ भी करेंगे, जहाँ भैया को लगेगा ना तुम सारे ढीले पड़ रहे हो। हुआ है शायद बैच में, हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है ना बैच में, ये चीज भैया करते हैं, ये उनसे भी पूछना, उनके साथ भी करा है भैया ने ये चीज। और भैया को लग रहा है कि वो सारे ढीले पड़े हैं, भैया भी उन्हें टाइट करेंगे एक बार। और भैया को जिस दिन लग गया कि तुम सारे ढीले पड़ रहे हो, भैया ऐसा कसेंगे, तुम्हें याद रहेगा वो दिन, मैं गारंटी के साथ वो चीज कह सकती हूँ। और मुझे लग गया कि तुम मेरे बैच में ढीले पड़ रहे हो तो भी मैं भैया से कसवा दूंगी तुम लोगों को, ये बात याद रखना, क्योंकि मुझे पता है कि वो कैसे कसते हैं। फिर भैया ऐसा कस देंगे कि तुम आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाओगे अगले दिन, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। कभी तुमने एक्सपीरियंस करा है विवेक भैया से, पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े, पढ़े हो तो 12th में कभी एक्सपीरियंस नहीं करी ये चीज भैया ने। वही तो मैं कह रही हूँ, अगर मेरे साथ मेरे बैच में चीजें होंगी या भैया के बैच में चीजें होंगी ना, फाउंडेशन में तो भैया बहुत अच्छी क्लास लगाते हैं, ये मैं अभी से बता रही हूँ। इस चीज के लिए तैयार रहना, एक ना एक दिन तो वो टाइम आएगा ही आएगा, गारंटीड। बैच में एक दिन तो वो आता है, सितंबर तक एक ना एक दिन तो ये होगा ही होगा, कि ऐसी उतरेगी सबकी कि याद रखोगे सब कि हाँ सीए तो विवेक भैया से ही पढ़ी थी हमने। मैं बता रही हूँ ये चीज, पहले से वार्निंग दे रही हूँ मैं इस चीज की। चलो हम आगे पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम डिमांड को हमेशा स्केड्यूल और ग्राफ से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है। जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है हम उसको बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। वेराज जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, हमारी बताओ, डायग्राम, कर्व, बताओ क्या बोला, अभी बोल दिया मैंने। जो हमारा डिमांड कर्व होता है, तो हमारे 2 तरीके के पार्ट आते हैं इसमें। पहला आता है हमारा स्केड्यूल और दूसरा आता है हमारा क्या, कर्व। जो कर्व होता है वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है,
जो हम ग्राफ्स पे बेसिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो होता है ये हमारा बेसिकली टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर हो गई बात? तो जो हमारा डिमांड स्केड्यूल है ना, वो बेसिकली हमें टैबुलर बताएगा कि हमारे प्राइस के साथ हमारी डिमांड किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? लिखना था क्या वो? लिख लो। हाँ मतलब लिख लो, मतलब पहले समझ लो एक बार, मैं ये कह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्राइस है और ये डिमांड है। मैं प्राइस को जब डिमांड के साथ लिंक करूंगी ना, तो ये मेरा स्केड्यूल बन जाएगा। और जब मैं यहाँ पर एक कमोडिटी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मोमोज की, सब खाते हैं है ना, अनहाइजीनिक वाला पॉइंट आ रहा है फिर से। सब खाते हैं लेकिन लड़कियां तो सबसे ज्यादा खाती हैं, मैं तो बहुत खाती हूँ। चलो, तो मोमोज की जब बात आती है, जब मोमोज की बात आती है तो हम जब प्राइस की बात करेंगे, तो हमारी प्राइस जब 100 होती है, हमारी डिमांड क्या रहेगी उस टाइम पे? एग्जाम्पल ले लो, हाँ बोलो, सब बोलो। 100 का प्राइस है, पहले तो ये बताओ ज्यादा प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? कम होगी कि नहीं होगी? यानी कि 100 पे मेरी डिमांड कितनी रहेगी? कहीं ना कहीं 10 मोमोज की रहेगी। फिर अगर मैं प्राइस घटा के 90 कर दूं, तो वहां पे मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। जहां पे मेरी 100 रुपए की 10 प्लेट बिक रही थी, वहां पे मैं अगर 90 रुपए की करूंगी तो मेरी कितनी प्लेट्स बिकेंगी? 15 प्लेट्स बिक जाएंगी। क्लियर हो गई बात? वही अगर मैं इसको 80 कर दूं तो 20 बिक गई। फिर वहीं इसको 70 कर दूं, इसको 60 कर दूं, 50 कर दूं, तो वहीं ये डिमांड हमारी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिमांड शेड्यूल। सॉरी, बढ़ती चली जाएगी। देखा, मेरा दिमाग कहीं और ही है, लॉ में घुसी हुई हूँ मैं भी। ये हमारा डिमांड का शेड्यूल होता है। वेयर एज जब मैं इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हूँ, हमारी एक्स एक्सिस कौन सी होती है और वाई एक्सिस कौन सी होती है? पहले तो ये बताओ। एक्स ये होती है पक्का, और वाई ये होती है। क्लियर हो गई? हम हमेशा वाई एक्सिस पे हमेशा हमारा प्राइस डिनोट कर रहे होते हैं, हमेशा। डिमांड में चाहे सप्लाई में, हर जगह हम वाई एक्सिस पे क्या डिनोट करेंगे? प्राइस। और एक्स एक्सिस पे हम क्या डिनोट करेंगे? हमारी डिमांड, या फिर हम क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमारी क्यूडी है यहाँ पे। ठीक है, मैं अब इसको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर रही कि अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं फिगर बकायदा, मेरा जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा ऐसा बनेगा, हमेशा। चाहे तुम ग्राफिकली अपने दिमाग में चीज सोच के देखो कि कहीं ना कहीं जो मेरे पॉइंट्स हैं ये कहाँ लाए करेंगे? यहाँ पे लाए करेंगे, और ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे लाए करेंगे। 100 पे मेरी डिमांड कितनी है? यानी कि 100 पे कहीं ना कहीं डिमांड कितनी आएगी? यहाँ 10। फिर यही 90 पे मेरी डिमांड कितनी आएगी? 15। यानी यहाँ कहीं ऐसे हमारा कर्व बनता चला जाएगा। यानी कि इसका स्लोप किधर जा रहा है? टुवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स राइट। राइट लेफ्ट भी बताऊं? ये हमारा स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है? जो ये वाला पोर्शन होता है। क्लियर हो गई बात? इसको बना लो पहले, अब फिर आगे मैं इसी फिगर में एक्सप्लेन करूंगी चीजें। लो, डिमांड डाल लो ऊपर कि इसका स्केड्यूल है और इसी का कर्व है। टेबल साइड करूं? कर दूं आगे? कर दूं? इतना तो छोटा सा तो 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब क्यों पागल हो गया वो? मेरी क्लास में कुछ होता है, पता नहीं बोर्ड को।
अच्छा मुझे एक चीज बताना, अगर हमारा जो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी वो चीज पढ़ी थी, और हम हमें ये चीज डिमांड शेड्यूल से और डिमांड कर्व से भी ये चीज हमें क्लियर दिख रही है कि हमारा इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, कि हमारा प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस हमारा यहाँ पे कम हो रहा है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर हो रही है बात, यहाँ पे हमारी कम हो रही है लेकिन ये तो हमारी बढ़ रही है। वेयरएज अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, यानी कि अगर मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही होगी, यानी मेरा प्राइस बढ़ रहा होगा, सॉरी, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड वहीं क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, यानी कि कहीं पर भी हमारा सेम साइंस नहीं आ रहे, यानी कि दोनों ऊपर नहीं जा रहे या दोनों नीचे नहीं जा रहे। बहुत कम केसेस, जैसे इंफीरियर गुड्स का केस होता है, वहां पे ऐसा हमें दिखता है कि डिमांड भी बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रहा है। जैसा हमारा इनकम का रिलेशनशिप हमने अभी पढ़ा था कि इनकम के केस में क्या होता है, अगर इनकम हमारी कम होती है तो हमारी इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, यही बोला था ना मैंने। और नॉर्मल गुड्स के केस में ये चीज उल्टी होती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप वहां पे दिख रहा होता है। क्लियर हो गई बात मेरी। तो जब मैं बात करती हूँ स्लोप की, तो जो हमारा स्लोप होता है ना, जो हमने स्लोप पढ़ा है अभी तक भी, मैथ्स में पढ़ा है, पढ़ा तो सबने स्लोप, तो हमारा स्लोप हमेशा जो होता है वो होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, कभी भी इन फ्यूचर याद रखना, आगे के चैप्टर्स के लिए भी हमेशा स्लोप हमारा वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस कौन सी है, प्राइस, और हमारी जो एक्स एक्सिस है वो कौन सी है, डिमांड, यानी कि क्वांटिटी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरा जो स्लोप बैठेगा वो क्या बैठेगा, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात। अब मैं यहाँ पे साइन कैसे डिपिक्ट करूंगी, कैसे डिपिक्ट करूंगी, मेरा जो चेंज इन प्राइस है वो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वेयर एज जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है तो वो जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव जा रहा है, और जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि कभी भी सेम साइन तो होंगे नहीं, यानी कि इसका साइन हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव, यानी कि हमेशा डिमांड का स्लोप हमारा क्या रहने वाला है, नेगेटिव। अब हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। लीनियर का मतलब क्या, कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वेयर एज कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन होगा हमेशा कैसा, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट। क्लियर रहेगी बात ये मेरी। डिमांड कर्व से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, डाउट है कोई, लिखो फिर इस चीज को। अच्छा इस बात से मीनिंग क्या क्लियर हो रहा है, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट का स्लोप है, इस बात से मीनिंग क्या निकल रहा है, ट्रांसलेट थोड़ी करने को बोला मैंने, मीनिंग पूछ रहा है। क्या, अच्छा इस फिगर से क्या दिख रहा है हमें, इस फिगर से हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी हमारी बढ़ती जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप है वो हमें ये बता रहा है कि लोग जो हैं वो कम प्राइस पे ज्यादा खरीदते हैं। यानी कि जो हमारा स्लोप का, अगर मैं मीनिंग पूछूंगी कि स्लोप हमें डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट का मीनिंग क्या होता है, तो वो मीनिंग क्या रहेगा कि पीपल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे सक्सेस होता हुआ हमें दिख रहा है। क्लियर हो गई बात, तो इस चीज को भी लिख लो यहाँ पे। चलो आगे, किसने लिख लिया, एक काम करो, बाहर मेरा बैग रखा है ऑफिस में, उसमें साइड में बॉटल रखी है, बॉटल निकाल लो। लाओ तो ये दे दो। अच्छा यहाँ पे अगर हमने अभी बात करी थी तो हमने कितनी कॉमोडिटी की बात करी है, एक की बात की है, क्या यहाँ पे और भी कॉमोडिटी की बात हो सकती है, एक ही डिमांड कर्व में, एक ही स्केड्यूल में। ये जो था ये था मेरा इंडिविजुअल का कर्व और इंडिविजुअल का स्केड्यूल।
यानी कि किसी एक कमोडिटी का स्केड्यूल, किसी एक कमोडिटी का कर्व। फिर ये गड़बड़ हो रही है। अब तुम बोलोगे जलेबी बना दो। वाओ, बॉक्स बनाऊंगी तो भी दिक्कत होगी। थैंक गॉड। चले आगे चले। अब जब मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे मेरा प्राइस कुछ है, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मोमोज की, क्या हो गया, और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ साथ में स्प्रिंग रोल की। अब मुझसे तुम लोग कह रहे हो कि दीदी इन दोनों की डिमांड तो हमें पता चल जाएगी, इन दोनों के स्पेसिफिक कर्व से, ठीक है, कि इसका प्राइस इसकी डिमांड, इसका प्राइस इसकी डिमांड, लेकिन इन दोनों का हम मिला के भी तो कुछ निकाल सकते हैं कि इन दोनों की मिला के हमारी मार्केट कितनी बड़ी है, इन दोनों की मिला के हमारी डिमांड कितनी हो रही है, हम वो भी तो निकाल सकते हैं। कि अगर हमें पर्टिकुलरली अगर चाइनीज मार्केट को स्टडी करना है, चाइनीज मार्केट की डिमांड को स्टडी करना है, तो हम मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी कि किसी भी स्पेसिफिक मार्केट के बारे में अगर हमने स्टडी करनी है, चाहे वो मार्केट किसी भी तरीके की हो, फूड मार्केट हो या फिर किसी पर्टिकुलर फूड की भी कोई स्पेसिफिक हमारा जो होता है, जैसे चाइनीज हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम वहाँ पे किसका यूज करते हैं, हमेशा हमारा मार्केट की डिमांड का यूज करते हैं। तो जब वहीं पे अगर मैं यहाँ पे सेम प्राइस का लेके चलती हूँ कि यहाँ पे 100 था, ये 90 हो गया, ये 80, 70, 60 और ये 50, यानी कि प्राइस एक तरीके से कम हो रहा है। तो हमारी मोमोज की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पे जहाँ पे लोग 10 प्लेट डिमांड कर रहे थे, यहाँ पे अब कितनी डिमांड करेंगे, 20, 30, 40, 50, 60। वहीं अगर मैं बात करूंगी स्प्रिंग रोल की, तो सेम चीज स्प्रिंग रोल में भी हो रही होगी, ये डिमांड हमारी स्प्रिंग रोल की भी बढ़ रही होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग फिगर्स ले लेते हैं हम, थोड़ी सी यहाँ पे 5, 10 की ले लेते हैं। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, डिमांड तो बढ़ेगी ना, प्राइस कम हो रहा है, कुछ भी ले लो। सॉरी, ओके, ठीक है, हो गया। फिर जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारी कंबाइंड डिमांड कितनी रहेगी, अब तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों की डिमांड को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी ये, 15, 30, 45, 60, फिर 75 और कहीं ना कहीं 90। अब जब हम बात करेंगे इसके डिमांड कर्व की, वही हमारा वाई एक्सिस पे क्या रहेगा और हमारा एक्स एक्सिस पे क्या रहने वाला है, डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन इसका जो कर्व होता है ना वो कंपैरेटिवली फ्लैटर होता है। राइट वर्ड तो होगा, स्लोप यही रहेगा, लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा कि वो थोड़ा स्टीप था, ये फ्लैटर है। ऐसा क्यों, इसमें ज्यादा गैप है, लेकिन गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी की बात हो रही है। यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर गुड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलर मार्केट की बात कर रहे हैं, इसलिए ये वाला जो कर्व होता है कंपैरेटिवली हमारा फ्लैटर होता है एज कम्पेयर टू हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्लियर हो गई बात? लिख लो इसको। अच्छा, मैच तो यहाँ पे सबके पास थी ना 12th में, दोनों पे नहीं थी, तो अगला कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़ा सा रटना पड़ेगा। क्या हंसी क्यों आती है इतनी, मुझे भी बता दो जोक, मैं भी हंसूंगी। मेरे ऊपर हंस रहे हो तो मुझे भी बता दो, मैं भी हंस लूंगी। तो आ क्यों रही है ये तो बता दो, हमारे साथ भी जोक शेयर कर लो, हम भी हंस लेंगे, थोड़ा सा लाफ्टर थेरेपी हो जाएगी। क्यों?
वेरी गुड। तो वैसे काम आएगी भी नहीं मैथ्स। तो वो वाली मैथ्स में भी इतनी मैथ्स तो है ही नहीं। जितनी है उतनी तो भैया पढ़ा देते हैं। तो जितनी है उतनी तो भैया क्लास में पढ़ा ही देते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मैं मैथ्स में नलबट्टी सन्नाटा होती और अभिषेक भैया से मैं फाउंडेशन में इतनी मैथ्स पढ़ रही होती तो वो इनफ है। और क्या, फाउंडेशन के बाद कहाँ नहीं है मैथ्स? कहीं पे भी नहीं आनी। इंटरमीडिएट में कहीं नहीं है मैथ्स, फाइनल में कहीं नहीं है मैथ्स, कहीं नहीं है मैथ्स का रोल, सच्ची में कहीं नहीं है। अगर बीकॉम करते तो होता मैथ्स का थोड़ा बहुत रोल, वो भी फर्स्ट ईयर में, उसके बाद वो भी नहीं आता। बीकॉम का क्या सीन चल रहा है वैसे सबका? सीयूईटी भर रखा है या ओपन से करने का मन है किसी का? ओपन कौन कौन से कॉलेज? ड्यू सोल या फिर इग्नू? ड्यू सोल। क्या मन है? एमएमएस में भर दूंगा। मैं वैसे सही बात बताऊं, मैंने भी ओपन से लेके गलती करी। कॉलेज के थोड़े से मजे तो ले लो, एमएमएच से भर लो। जितने पैसे ड्यू सोल में भरोगे उससे कम फीस एमएमएच की है, ठीक है? और एमएमएच में कॉलेज जाने का मौका भी मिलेगा, कभी मन कर गया तो कॉलेज जा भी सकते हो। नहीं बुलाते, एमएमएच में अटेंडेंस का रोल ही नहीं है, यही तो मजे हैं। मेरी फ्रेंड है, कलर शो कर रही है एमएमएच से। बट एक लोचा आता है, वो एक बार किसी से पूछ लेना, मुझे भी उसकी श्योरिटी नहीं है कि तुम रेगुलर कॉलेज के साथ ना आर्टिकलशिप नहीं कर सकते हो। वो लोचा आता है एक आगे जाके, तो उस चीज की वो चीज कंफर्म क्यों? फाइनल में चाहिए होती है एलिजिबिलिटी, फाइनल में एलिजिबिलिटी चाहिए होती है बीकॉम की डिग्री की। और क्या, और क्या। हाँ, ऐसा होता है कि मतलब रेगुलर के साथ ना आर्टिकलशिप अलाउड नहीं होती, जो जितना मुझे पता है। बाकी एक बार, क्योंकि मैंने भी इसी वजह से इग्नोर करा था। हाँ बट वही वाली चीज है, देख लो। हाँ, सोल में रेगुलर की डिग्री नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, और तुम कॉलेज भी के मजे भी नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं आएंगे? खूब आते हैं, आते हैं, सही में आते हैं, सही में आते हैं। मजाक सेट के मेरी दोस्त जा रही है, और मैं और रोहन, अगर रोहन को कोई जानता हो यहाँ पे, रोहन प्रफुल्ल साथ में नंदग्राम के ही थे वो। तो रोहन और मैंने उसमें आके इग्नू का कर लिया था कि ड्यूसोल नहीं करेंगे, इग्नू से करेंगे। ड्यूसोल में तो दुनिया भागती है। और इग्नू का ये भी होता है कि इसकी सीए के साथ थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती है, और ये एक्चुअल में होती है। इग्नू का कुछ होता है, सीए इंस्टीट्यूट के साथ इनका कुछ होता है, कंबाइंड होता है इनका कुछ। तो हमने इग्नू से किया था, बट इग्नू में एक ड्रॉबैक है कि उसमें असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं हैंड रिटन, वो ड्यूसोल में नहीं होता। बट ड्यूसोल के पेपर हमेशा क्लैश करते हैं, हमेशा। ये चीज ये चीज देख लेना, हमेशा क्लैश करते हैं। और तुम्हें, हाँ, ईयर बैक भी आती है, अभी भी क्लैश हुए थे। सीसीएस के भी करते हैं, इग्नू के कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट होने वाला है इग्नू से, कभी भी मेरे पेपर क्लैश नहीं करेंगे। बट ड्यू सोल के और सीसीएस दोनों के ही पेपर्स हमेशा क्लैश करते हैं, हमेशा। और तुम दोनों का क्या है कॉलेज का? बीकॉम की तैयारी में, और नहीं कर रहे क्यों? इसमें इतना कॉन्फिडेंस है? मुझे तो नहीं था, मुझे तो अब भी नहीं है अपनी सीए पे भरोसा। सही में मजाक सेट के नहीं है, ऊपर से मेरी तो तबीयत इतनी खराब रहती है, तो मेरे को तो अब भी लग रहा है कि मैं अटेम्प्ट दे पाऊंगी। चलो, चले आगे चले। अच्छा, तुम लोगों ने क्या हुआ बताओ? नहीं, प्राइवेट है, प्राइवेट है, हाँ प्राइवेट है। दोनों प्राइवेट है। ड्यूसोल का ड्यू के साथ कुछ वो होता है उनका, लेकिन ये होता है पेपर हमेशा लेकिन क्लैश करते हैं, और 2 या 3 पेपर तो करते ही करते हैं सीए के साथ हमेशा। और ये लोग डेट्स इतनी हमेशा ड्यू के पेपर छोड़ने पड़ते हैं, सीए के पेपर थोड़ी छोड़ेंगे। पूरे साल जब सीए की मेहनत करी है तो फिर सीए के पेपर थोड़ी छोड़ देंगे। बट ड्यू के पेपर हमेशा क्लैश करते हैं, वो चीज देख के भरना। और इग्नू में एक फायदा और है, तुम्हें सेमेस्टर वाइज नहीं चलना होता, ईयर वाइज चलना होता है। यानी कि 8 एग्जाम एक बार दे दो और खत्म काम। यानी मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, मेरे अब जून में एग्जाम्स है सेकेंड ईयर के, तो 8 के 8 पेपर इकट्ठे हैं, मेरी क्लियर, तो मेरी सेकेंड ईयर क्लियर हो गई है। समझ आ गई बात? मतलब सेमेस्टर का रोल नहीं है वहाँ पे कि हर 4 महीने में पेपर देने हैं, वो चीज़ नहीं होती।
वहाँ पे ये है कि एक साल में एक ही बार सारे पेपर दे दो और खत्म कर दो काम। लेकिन वहाँ असाइनमेंट का रोल होता है कि असाइनमेंट के 100 नंबर होते हैं, तो असाइनमेंट तुम्हें भेजने पड़ते हैं। लेकिन हम तो उसका भी जुगाड़ कर रखा है, 100 रुपये में एक असाइनमेंट खरीदते हैं, उसकी फोटोकॉपी निकाली, उसी पे नाम छापा, फोटो क्लिक करिए और भेज दिया, यही करते हैं। हाँ, क्योंकि कोई नहीं देखता, नंबर फिर भी मिल जाते हैं, ये चीज़ होती है। लेकिन ड्यू के और सीसीएस दोनों के पेपर्स क्लैश करते हैं अभी भी। सीसीएस के एमएमएच से जो मेरी फ्रेंड कर रही है, सीए के पेपर में 2 पेपर क्लैश हुए थे, जो भी जनवरी अटेम्प्ट था। और लास्ट ईयर भी ये हुआ था, जब हमारा अटेम्प्ट था तब भी ड्यू के पेपर क्लैश हुए थे। करते हैं सीसीएस के, वही तो मैं कह रही हूँ, करते हैं। हाँ, ड्यू के, सोल के और रेगुलर के पेपर में मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 महीने का फर्क होता है, मुश्किल से मुश्किल, तब भी वो कर ही जाते हैं क्लैश, क्योंकि डेट शीट ही ऐसी सेट करते हैं लोग, बहुत बुरी डेट शीट सेट करते हैं। बीकॉम वगैरह की तो बहुत ही गंदी डेट शीट होती है, बहुत गंदी। और अगर तुम्हें रेगुलर से ही करना है फिर तो सीयूईटी भर लो, तो वो ज़्यादा बेटर है, ड्यू से ही कर लो, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, अटेंडेंस का रोल रहेगा वहाँ, अटेंडेंस का रोल रहता है। बट कुछ कॉलेजेस में उसकी भी एप्लीकेशन लग जाती है, उज्जवल ने लगा रखी है, मतलब उससे तुम आइडिया ले सकते हो। वो फिर भी जाता है कॉलेज, पता नहीं वो कैसे मैनेज करता है। हाँ, साउथ कैंपस में उसका। और यश जो मेरा फ्रेंड है वो भी, उसका श्री अरविंदो में है, तो वो भी डेली अप डाउन करता है, उसका भी अटेंडेंस का बहुत लोचा रहता है। तो वो ये सीए के साथ मैनेज करना थोड़ा टिपिकल रहता है, बट स्टिल अगर रेगुलर ही करना है तो फिर तो ड्यू ही कर लो, मेरा कहना ये है। और अगर एमएमएच करना है तो पेपर क्लास करेंगे करेंगे, वो तो ड्यू में भी करेंगे खैर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इंटरसेप्ट का पॉइंट पढ़ा था मैथ्स में, याद है 12th में? इंटरसेप्ट कुछ कुछ आ रहा होगा याद, पढ़ा तो था। इक्वेशन बनती थी y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स, याद आ रहा है? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट नहीं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो ये होता है, इंटरसेप्ट होता है जो लाइन की इक्वेशन बनती है। हाँ, उसको इंटरसेप्ट ही बोलते हैं, बोलते होंगे। वो मैथ्स है, वैसे उसका मजाक बन रहा था मैथ्स में, है ना? अगर ये हमारा ग्राफ है, ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस होती है, क्लियर हो गई बात? ये हमारा वर्टिकल पोर्शन होता है, क्लियर हो गई? वर्टिकल ही बोलते हैं इस लाइन को, इसको हम डिनोट करते हैं हमेशा a से, ठीक है? ये हमेशा हमारा a होता है, जो मैं अब इक्वेशन लिखने वाली हूँ वो हमेशा a होता है। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमारा क्या होगा, अभी पढ़ा था हमने, स्लोप क्या होता है, डिमांड का, कर्व का स्लोप, अभी पढ़ा पिछले पेज पे, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो स्लोप क्या होता है, मैंने ये पूछा, इसमें इतना बड़ा, हाँ, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो इससे हमारी इक्वेशन बाहर आती है, ठीक है? वो इक्वेशन हमारी बनती है q इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स, ठीक है? यहाँ पे q जो होती है वो हमारी डिमांड बता रहा है, यानी हमारा क्वांटिटी चेंज बता रहा है, वेयर जो हमारा a है वो हमारा ये वाला पोर्शन बता रहा है कि कितना प्राइस है, वेयर जो हमारा b है वो हमेशा हमारा स्लोप रहने वाला है, और x एक्सिस पे हमारा क्या है, क्वांटिटी। बट यहाँ पे x जो हमारा डिनोट करता है वो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, जो कि हमारा बन जाता है क्या, प्राइस। यानी कि अगर इस इक्वेशन को चेंज करके तुम्हें इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लिखना है तो ये इक्वेशन बनेगी q इज इक्वल टू a माइनस बी पी। क्लियर हो गई बात? ये इक्वेशन तुम्हें कहीं काम नहीं आने वाली, बुक में मेंशन की हुई है। इसमें अगर एग्जांपल, अगर तुम्हारे में न्यूमेरिकल का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ ये आएगा कि क्वांटिटी तुम्हें दी गई होगी और प्राइस निकालना होगा, स्लोप गिवन होगा, ए गिवन होगा, तो तुम्हें इन टर्म्स ऑफ पी या फिर इन टर्म्स ऑफ ए तुम्हें प्राइस निकालना है। क्लियर हो गई बात? या फिर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ पी स्लोप निकालना है, या फिर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ पी के टर्म्स में ही एक ए की वैल्यू निकालनी है, ऐसे करके इक्वेशन आएगी बस। तो तुम्हें सिर्फ ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इक्वेशन क्या मैटर कर रही है। क्लियर हो गई बात? इसलिए इसमें मैथ्स का भी इतना बड़ा कोई रोल नहीं है। क्लियर हो गई? हाँ हाँ, जब मैं बोर्ड पे लिखती हूँ क्या वो कोई भी चीज ऐसी होती है कि जो मैं बोलती हूँ कि नहीं लिखनी? मैंने बोला कि इसका वैसे कोई रोल नहीं है, कहीं एप्लीकेशन नहीं है, बट इसके ऊपर 1 या 2 न्यूमेरिकल तुम्हें मिल सकते हैं। ए में ये वर्टिकल जो हमारी प्राइस है, हाँ
हाँ, जो वर्टिकल में हमारी वैल्यू आ रही है, जहां पे हमारा डिमांड कर्व कट हो रहा है, उसमें वो वैल्यू आती है। ठीक है, पी में प्राइस, चेंज इन प्राइस क्या हो रहा है। हाँ, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शुरू होने वाले हैं अब। रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, प्रिंसिपल्स, वाई लॉ ऑफ डिमांड। चले आगे, क्यों हंसी आ रही है। तो जोक शेयर कर दिया करो, मेरा भी नेचर है हंसने वाला, लेकिन अभी नहीं आ रही। जोक शेयर करोगे तो क्या पता मैं भी ऐसे ऐसे लोटपोट हो जाऊं। कर दो। लिख लिया सबने, हो गया। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे पूरे पेज को इंपॉर्टेंट लिख लो। ये जो आने वाले 1 या 2 पेज है, मेन तो 2 पेजेस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसके कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होने चाहिए। चाहे अगर शुरू करना है तो नेक्स्ट पेज से शुरू कर लो, या फिर ऐसे क्रॉस बना के और फिर इस पे यहाँ पे VVIP लिख दो, और फिर कॉन्सेप्ट को शुरू कर लो। क्लियर हो गई बात। चलो, हमारा कॉन्सेप्ट है वाई लॉ ऑफ डिमांड। हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते क्यों है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा, क्या होता क्या है। हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी क्वांटिटी कम हो रही है, और अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब हमें यही एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब लो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग थ्योरीज आती हैं। हम यहाँ पे 4 अलग अलग थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं, वही 4 थ्योरीज है, और वो चार में से दो थ्योरीज में तो आपको इंसान भी मिलेंगे कि वो इंसानों ने दी है, वेराज 2 थ्योरीज अपने आप कहती हैं कि शायद हमारी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे तो हम मार्शल के बारे में ही पढ़ेंगे। मार्शल ने ही लॉ ऑफ डिमांड दिया है। मार्शल भी यहाँ पर यही कह रहा है कि मेरी वजह से ही लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है। और क्यों हो रहा है, उसने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले लिख लो, क्या उसने लॉ दिया। एक ही आंसर आ रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, डिमिनिशिंग का मतलब क्या हो गया, कम होना, और यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, यूजफुलनेस। और भाई मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, या फिर हम कहीं पे भी मार्जिनल की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, बताओ। एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, या फिर हम उसको ये नहीं कहते कि एक के बदले दूसरी आने की जो चेंज आ रहा है, उसको जो मतलब जो बेसिकली चेंज दिखाई दे रहा है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। या फिर अगर मैं यहाँ पे इसको नाम दूं तो मैं मार्जिनल यूटिलिटी को क्या सेटिस्फैक्शन का नाम दे सकती हूँ। ये सेटिस्फैक्शन ही तो बता रहा है मेरी कि मैं कितने यूनिट्स में सेटिस्फाई हो रही हूँ। क्लियर हो रही है बात, यानी कि मेरी सेटिस्फैक्शन कितनी बढ़ रही है। तो मार्शल का कहना ये था, मार्शल का कहना ये था कि तुम मार्जिनल यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हो, यानी कि तुम अपनी सेटिस्फैक्शन को भी मेजर कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। सेटिस्फैक्शन वैसे मेजरेबल आइटम तो है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, बट स्टिल उसने बोला कि तुम मेरे लॉ के अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हो। ये किसने दिया हमें लॉ, मार्शल ने। ये आएगा पेपर में, क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसके ऊपर। अभी देखो, डिमिनिशिंग का मतलब यहाँ पे अभी लेंगे ना आगे। हाँ, इसमें सिर्फ ये थ्योरी मार्शल ने दी है, ये वाली थ्योरी। हाँ, एल्फ्रेड मार्शल अभी तो पढ़ा हमने, इससे पहले वाली कॉन्सेप्ट में पढ़ा नहीं था। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था, किसने दिया था। तो फिर यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन हो रही है, सेम नाम में।
चलो इसका डायग्राम बनाना शुरू करो। ये एक ही फिगर से बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। ये हमारा प्राइस है, ठीक है। ये मेरे, वाओ मैंने बहुत ऊपर लिख दिया। ये मेरा प्राइस है, ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है यानी मेरी सेटिस्फैक्शन है, और ये मेरी डिमांड है यानी मेरी एक तरीके से क्वांटिटी है। अब चलो पहले हम बैठ के डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर आपसे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लग रही है बहुत जोर से भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम को घर पहुंचे, बहुत जोर से भूख लग रही है, उस टाइम पे अगर तुम्हें बाहर मोमोज की प्लेट्स दिख रही हैं, ठीक है, एक प्लेट मोमोज भी दिख रही है, उस टाइम पे तुम्हें बहुत अंधी वाली भूख लग रही है, तो तुम कितने भी पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो जाओगे उस टाइम पे। क्लियर हो गई बात। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यार, तुम अपने दिमाग में कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। तुम्हें थाली मिल रही है बाहर खाने को, डब्बी पे जाके तुम डोसा खा रहे हो, तुम उस डोसे के लिए कुछ भी प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? क्योंकि तुम्हारे उस टाइम पे भूख इतनी तेज है, क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे पैसा नहीं दिखेगा, तुम्हें सिर्फ खाना दिख रहा होगा। क्लियर हो गई बात। ऐसी अगर तुम रिलेट करो, प्यास लग रही है तुम्हें, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तुम्हें, तुम रोड पे चलते हुए एक बॉटल खरीदने के लिए रेडी हो जाते हो, जबकि एक्चुअल में हम बॉटल कभी भी नहीं खरीदते बाहर से, हम उस बॉटल के लिए कितना भी प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, राइट। यानी कि जब मेरी सेटिस्फैक्शन बिल्कुल जीरो थी, यानी कि जब मेरे को सबसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए थी, मेरे को सबसे ज्यादा भूख लग रही थी, सबसे ज्यादा प्यास लग रही थी, उस टाइम पे मैं हर चीज के लिए सबसे मैक्सिमम प्राइस पे करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। भैया मैंने एक गिलास पानी पी लिया, मैंने दो बाइट डोसे की खा ली, अब मुझे क्या रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं ये प्राइस ज्यादा था। क्लियर हो गई बात। मुझे क्या लगेगा कि अगर अब मैं एक प्लेट डोसा और मंगाऊंगी तो वहां पे मेरी जो मैं प्राइस पे कर रही होंगी वो कहीं ना कहीं कम होगा या नहीं होगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मेरी यूटिलिटी, मेरी सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाई होती जाएगी तो मैं उसका प्राइस कम पे करना चाहूंगी। हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात। यानी कि यहाँ पे जो हमारा मार्शल कह रहा है वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे मेरी सेटिस्फैक्शन पूरी होती जाएगी वैसे वैसे मैं प्राइस उसका कम पे करता जाऊंगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। चलो तो इस चीज को लिखो। जब मैं बात कर रही हूँ प्राइस की, यहाँ पे प्राइस को, यहाँ पे प्राइस लिख लो, या तुम सबसे पहले डिमांड पर आओ। जब तुम्हें एक प्लेट डोसा चाहिए था, क्लियर हो गई बात, तो उस टाइम पे तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? फॉर एग्जाम्पल 20। तुम्हारी सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा चाहिए थी। अब तुमने यहाँ पे दूसरा प्लेट डोसा मंगाया, तुमने दूसरा प्लेट मोमोज का मंगाया, तुम्हारी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई? 18 हो गई कहीं ना कहीं। वही तुमने तीसरी प्लेट मोमोज की मंगा ली तो यहाँ पे वो और कम हो गई। फिर तुमने चौथी प्लेट मंगा ली तो वो और कम हो गई। फिर तुमने पांचवी प्लेट मंगा ली तो वो यहाँ पे शायद कहीं और कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात। वहीं जब मैं यहाँ पे प्राइस पे कर रही होंगी तो यहाँ पे मैं इसका तो प्राइस सबसे ज्यादा पे कर रही होंगी। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइस किसका, मैं कम, यहाँ पे मैं प्राइस ज्यादा पे करूंगी या कम पे करूंगी? अब कम पे करूंगी या नहीं करूंगी? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, प्राइस कम पे कर रही हूँ क्योंकि मेरी सेटिस्फैक्शन अब गिरती जा रही है। सेटिस्फैक्शन की रिस्क ले रही है क्योंकि मेरी भूख अब मिटती जा रही है ना। प्राइस क्यों सेम रहेंगे? प्राइस अब मैं कम पे करना चाहूंगी कि नहीं चाहूंगी? बात अब यहाँ पे मैं लॉ की बात करूं या फिर मैं तुम्हें डोसा का एग्जांपल दूं? मुझे ये बताओ। तुम प्रैक्टिकल सोच ही नहीं रहे हो। तुम एक बात बताओ, चलो नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने प्याज का एग्जांपल लिया, पानी का, तो तुम 20 रुपए की बोतल खरीदने के लिए तैयार हो जाओगी, लेकिन जब तुम्हारी प्यास बुझ गई तो क्या तुम एक बोतल और खरीद लोगे 20 रुपए की? क्यों खरीदोगे? अगर तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम तो कहीं नल में से पानी पी लोगे कि नहीं पी लोगे, या घर आके पी लोगे या नहीं पी लोगे? तो यानी कि तुम पैसा तो कम खर्चना चाहोगे। यानी कि जब तुम्हारी सेटिस्फैक्शन कम हो रही है तो कहीं ना कहीं तो तुम पैसा कम खर्चना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बताओ। क्लियर हो गई बात? सोच लो, अब भी पहले सोच लो फिर बात करते हैं। नहीं, उन दोनों की शक्ल मुझे अभी सेटिस्फाइड नहीं लग रही। तुम्हें अगर अभी कोई और एग्जांपल लेना तो और एग्जांपल ले लो। बताओ क्या एग्जांपल लेना चाहिए फिर? उसके बाद 10 वाला ग्लास पियोगे, साफ सीधी सी बात है। यानी कि इन शॉर्ट तुम्हारी सेटिस्फैक्शन जब कम हो रही है, गन्ने का जूस आजकल रील्स चल रही है और तुम वही एग्जांपल ले रहे हो, ये चल क्यों रही है? तो मुझे बताओ, जिम में क्या फायदा कर रहा है गन्ने का जूस, जो ये जिम रैट्स की आजकल रील्स चल रही है? वाओ,
लोगों का बस चले तो वो क्या ही कर सकते हैं। बात अब ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यानी कि अब मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं 60 रुपए दूंगी, फिर 40 रुपए दूंगी, फिर 20 रुपए दूंगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मार्शल है वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो मेरा यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है, अब क्या वो इनवर्स रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है। यानी कि अगर मेरा प्राइस कम हो रहा है यहाँ पे तो मेरी क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे लॉ जो हमारा मार्शल है वो ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि हमारी यूटिलिटी कम होती है इस वजह से इनवर्स रिलेशनशिप होता है। उसके कहने का मतलब ये है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होती तो लॉ ऑफ डिमांड शायद से एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। क्लियर हो गई बात? यानी कि उसकी थ्योरी ये थी, यानी कि यहाँ पे ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है और कहीं ना कहीं ये हो भी रहा है। बट तुम्हें भी लगा ना ये एग्जाम्पल इम्प्रैक्टिकल था? लगा या नहीं लगा? क्योंकि ये एक्चुअल में इम्प्रैक्टिकल है, एक्चुअल में भी है। ऐसा एक्चुअल में होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि तुम पहली बात तो तुम सेटिस्फैक्शन को तुम तोल ही नहीं सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, तुम कभी भी नहीं तोल सकते। लेकिन वहीं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए दो इंसान आए, हिक्स एंड एलन। नाम याद रहेंगे? कौन कौन? एरर नहीं, एलन, एलन, ALLEN। कौन से पहले वाले का नाम? हिक्स। हिक्स वेट, नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी। चलो इधर देखो, प्राइस इफेक्ट की थ्योरी। पहला पॉइंट समझ में आ गया? नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी प्राइस इफेक्ट की थ्योरी। प्राइस इफेक्ट की थ्योरी जो लाए थे वो लाए थे हमारे दो इंसान, हिक्स बोलो बोलो, कोई नहीं बोलो। हाँ हाँ, मैंने कितनी थ्योरीज बताई थी कि हम कितनी थ्योरीज पढ़ेंगे यहाँ पे? 4, जिसमें से 2 इंसानों ने दिए और 2 नॉर्मली कहते हैं कि हमारी वजह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मार्शल का लॉ पूरा समझ में आ गया? हो गई। निहाल को पहले दिन रियलाइज करा दो कि हमारे वाले बैच में कितनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाली चीजें हो सकती है। मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रही हूँ बस बैच में कर देते हैं, मैं बस करना नहीं चाह रही हूँ। ठीक है, चलो पढ़ो। चलो करो। हिक्स एंड एलन ने दी थी ये थ्योरी। यहाँ पे जो हमारा प्राइस इफेक्ट है वो यहाँ पे पहली बात तो वो कहता है कि प्राइस इफेक्ट जो होता है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, किस किस पार्ट में? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और इनकम इफेक्ट में। यानी कि जब मैं बात करूंगी प्राइस इफेक्ट की तो हमेशा मैं किस किस चीज से डिनोट करूंगी? हाँ, यानी कि इसको मैं कहीं ना कहीं बोलूंगी SE और इसको मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं IE। क्लियर हो गई बात? अब पहले हम दोनों इफेक्ट अलग अलग पढ़ते हैं, फिर दोनों का साथ में देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है। ये हमारा IE है और ये हमारा SE है, और ये दोनों मिला के क्या बन रहा है हमारा? PE। हाँ, अभी पढ़ेंगे, मैं पहले एक्सप्लेन तो कर दूं। पढ़ेंगे, इसकी भी वो पूरी थ्योरी दी है इन्होंने भी। ये कैसे पीछे रह जाएंगे दोनों, हिक्स और एलन? ये दोनों इफेक्ट्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे दोनों इफेक्ट्स। ठीक है, पढ़े? नहीं, सीधा नहीं। इतना जिगरा कहाँ से आ रहा है? टीचर को भी मना कर दो, नहीं पढ़ना ही नहीं है। हम्म, प्राइस इफेक्ट PE ऊपर लिखा तो है प्राइस इफेक्ट। हम्म, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नाम से क्या पता चल रहा है? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं?
कॉम्पिटिटर हम कह सकते हैं, एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। पहले अब इसका एक फनी एग्जांपल ले लो जिससे वो याद रहे। हाँ, बॉटल्स के नाम ही बता दो, चलो बताओ, बताओ ब्रांड्स के नाम बताओ, ऐसे बताओ जो लिख दो यहाँ पे इजी हो। हाँ, मैं जो दो मैंने बताए थे मैं वही ले लेती हूँ, ठीक है, बीरा और किंगफिशर, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, दोनों बियर की ब्रांड्स है, क्लियर हो गई बात, दोनों बियर की ब्रांड्स है, क्लियर है। तुमने बीरा ही नाम नहीं सुना, वेरी गुड। चलो ये रिकॉर्डिंग वाली करने की बात है नहीं, अभी रिकॉर्डिंग के बाद इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। चलो अब इस टॉपिक पे पढ़े हम, सर्च कर लो, चाहे चाइनीज नहीं है, हाँ नहीं तो चलो पढ़ो। अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं जो मेरा अगर प्राइस जो है बीरा का वो कम होगा, या फिर अगर लड़कियों की भाषा में बात करें अगर मेरा टी का प्राइस कम होगा, तो जो, हंस लो पहले, या तो एग्जाम्पल मैं लूंगी नहीं फनी, मैं टी कॉफी पे ही सीमित हो जाती हूँ, क्योंकि देखो मैं तो चाय पर, जो ये टी कॉफी वाला एग्जाम्पल है ना मुझे बहुत इरेलीवेंट लगता है, क्योंकि मैं चाय पर्सन हूँ, अगर चाय कितनी भी महंगी होगी मैं तब भी चाय ही पीऊंगी, मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, ये बात सच है। तो मैं इसलिए टी कॉफी वाला एग्जाम्पल कभी भी सब्स्टिट्यूट में मैंने अपने लिए भी कभी नहीं लिखा, मैं हमेशा कोक और थम्स अप लिखती थी सब्स्टिट्यूट्स में। पढ़ा लूं, हंसोगे तो नहीं अब, या तो हंस लो या पढ़ लो। देखो कमी नहीं होती हंसी, अगर मेरा बीरा का प्राइस कम होगा, छोड़ो तुम ये एग्जाम्पल भाई तुम्हारे, तुम छोड़ो, तुम छोड़ो, तुम थम्स अप और कोक ही ले लो, तो तुम लिख लो, अब जिसने लिख लिया वो लिख लो। अगर मेरा थम्स अप का प्राइस कम होगा, आप सुन लो, थम्स अप का प्राइस अगर अब मेरा कम होगा तो जो मेरे कोक के जो कस्टमर्स होंगे वो क्या सोचेंगे, थम्स अप खरीद लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोक अब महंगी मिल रही है, यानी कि जो कोक वाले कस्टमर्स होंगे वो कहीं ना कहीं अभी सोच रहे होंगे कि अब मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे प्राइस जो है इसका महंगा लगेगा, उन्हें कंपैरेटिवली कोक का प्राइस महंगा लगेगा, तो वो अपनी जो यहाँ की डिमांड है वो यहाँ शिफ्ट कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें ये कहना चाह रहा है कि जस्ट बिकॉज एक का प्राइस कम हो रहा है उसकी वजह से ही, वाओ, जस्ट बिकॉज एक का प्राइस कम हो रहा है तो वो यहाँ पे दूसरे की डिमांड, इसी की डिमांड को बढ़ाने की बात कर रहा है। पूछो, इनसे जाके पूछो ना। नहीं, जाके बुलाओ यमराज को नीचे पहले, फिर खुद ऊपर जाओ, फिर पूछ के आओ। तो इससे अच्छा तो पढ़ ही लो, फिर जो पढ़ा रहे हैं ये फिक्स वाले जो बोल रहे हैं वो पढ़ लो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है, अगर मेरा थम्स अप का प्राइस कम हो रहा होगा तो जो कोक वाले कस्टमर्स है क्या वो थम्स अप नहीं खरीदेंगे अब, तो फिर यही तो बता रहा है कि अगर मेरा थम्स अप का प्राइस कम हो रहा है तो जो कोक के कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि मुझे कोक के लिए जो प्राइस है ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा तो मैं थम्स अप भी पी लेता हूँ, टेस्ट तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, बल्कि कोक ज्यादा मीठी होती है, ठीक है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं यहाँ की डिमांड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि इसका प्राइस कम होने से इसकी डिमांड तो यहाँ पर घट रही है, लेकिन यहाँ पे इसी की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर हो गई बात, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब जब मैं बात करूंगी तो इसका इफेक्ट जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, पॉजिटिव इन द सेंस कैसे, यानी कि इस थ्योरी को, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की थ्योरी को तुम किसी भी सब्स्टिट्यूट पे लगा लो तो तुम्हें यही रिजल्ट मिलेगा, किसी भी सब्स्टिट्यूट पे। इमेजिन कर लो अपने दिमाग में एग्जांपल, टी कॉफी, मेरे लिए तो नहीं होगा, तुम लोग अपने लिए इमेजिन कर लो, अगर टी का प्राइस कम होगा तो लोग कॉफी वाले क्या सोचेंगे कि कॉफी महंगी पड़ रही है तो हम टी पी लेते हैं, सोचेंगे। वहीं अगर मैं कैंपा का एग्जांपल ले लूं तो यही एग्जांपल हमारा वर्क करेगा, यानी कि एक का प्राइस कम होने से उसी की डिमांड बढ़ जाएगी, दूसरे वाले की डिमांड घटेगी ही घटेगी। क्लियर हो गई है बात, बहुत डिम लग रहे हो, मैं सिट डाउन स्टैंड अप वाली एक्सरसाइज कराने वाली हूँ, नया नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और अभी जो हम इनकम इफेक्ट पढ़ेंगे वो दोनों मिला के एक प्राइस इफेक्ट बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हिक्स और एलन ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तक ये किसी ने नहीं बताया था। देखो हमने ये इफेक्ट्स पढ़ लिए, हमने ये क्यों पढ़ा,
क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के। लेकिन ये सब इफेक्ट्स तो पहले के दिए हुए हैं ना, क्लियर हो रही है मेरी बात? डिटर्मिनेंट्स तो इन लोगों की थ्योरी के बाद ही निकले हैं, तो फिर पहले तो कायदे से इनकी थ्योरी पढ़नी चाहिए, लेकिन हम पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेते हैं, इसलिए हमें ये बोरिंग लगता है। क्लियर हो गई? लेकिन एक्चुअल में जो थ्योरी है वो इन्होंने ही दी है, जिसकी वजह से हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला जो डिटर्मिनेंट है वो निकल रहा है। क्लियर है बात? अब समझ में आ गया हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्या पढ़ा था हमने इससे पहले? जो हमने सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ा वो क्या पढ़ा था? टॉपिक क्या था हमारा? इफेक्टिंग डिमांड। वो क्या थे? हमारे डिटर्मिनेंट्स। तो जो हमारे डिटर्मिनेंट्स थे वो इन्हीं थ्योरीज की वजह से आए हैं। क्लियर हो गई है बात अब मेरी? अब समझ में आ गया सबको? क्लियर है? क्लियर है याशिका? क्लियर है? आज बहुत डिम क्यों लग रहा है? सब लॉ की क्लास में किसी को डांट पड़ गई है क्या? लॉ की क्लास में किसी को डांट पड़ गई है क्या आज? तो फिर ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है? ये टॉपिक एक्चुअल में बोरिंग है। मैं पहले ही कहती थी डिमांड वाला चैप्टर बोरिंग है। ये वाली चीज तो है इसमें, क्योंकि ये थ्योरीज रिपीट हो रही है। वाह, फिर तो मेरा पढ़ाया हुआ बेकार कर रहे हो तुम। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने अभी यहाँ पे भी पढ़ लिया, 11th में भी पढ़ा हमने। वेरी गुड। चले आगे चले। इसके ऊपर हमारी तीन, कितने बजे तक का क्या क्या टाइम हो रहा है? जब तक भैया नहीं आ रहे जब तक क्लास है। विवेक भैया की क्लास नहीं आज होगी? क्लास तो विवेक भैया की, हाँ मेरी 12 तक ही होती है। 12 तक ही तो होती है मेरी रोज, मतलब टीटीएस। बताओ तो इशू क्यों हो रहा है आज? बताओ कुछ इशू हो रहा है? ये कल से हुआ है ना, कल से डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है। मेरा तो फिक्स ही चल रहा है, लेकिन सिर्फ मेरा ही फिक्स चल रहा है क्या अभी तक? मतलब कन्हैया भैया भी तो रोज ही आ रहे थे। कल मैं वही तो कह रही हूँ, कल से ही तो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है ना, मतलब बैचेस में। कल से पहले तक तो नहीं थी। कह सकते हैं क्यों आ रहा है? कौन सा बैच डिस्टर्ब हुआ है इससे पहले? जैसे क्या डिस्टर्ब्ड है? ऑन द मेरे ख्याल से आज नया स्केड्यूल बनेगा। कल मैं ऑफ थी इसलिए कल वो नहीं हो पाया लाइनअप, क्योंकि भैया ने भी मुझसे भी बोला कि अभी इसके बाद भैया मुझसे बात करेंगे, तो शायद वो स्केड्यूल को लेकर ही बात है। 100% नहीं, शेड्यूल सेटअप होगा, मुझे सिर्फ मेरा टाइम पता चल जाएगा उसमें, और मैं उसमें अपना टाइम और बढ़वा लूंगी। 2 घंटे टीटीएस के ही तो है। तो तुम ये भी तो देखो कि बीच में 10 दिन में गायब रहूंगी। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में 1 घंटा लूंगी ना फिर एक्स्ट्रा, जो मैं ले रही थी। मेरा स्केड्यूल सेम रहेगा, चिंता मत करो, क्योंकि मैं इससे लेट नहीं ले सकती, मेरा अपना भी स्केड्यूल है ना लाइंड अप, इसीलिए मेरा स्केड्यूल नहीं चेंज होने वाला, और मेरा बैच ऐसे ही चलेगा। मैं मेरे ख्याल से जो डिस्टर्बेंस है वो शायद से बस लॉ और अकाउंट्स में हो रही है, क्योंकि लॉ में अभी कन्हैया भैया थोड़े से ऑडिट की वजह से डिस्टर्ब चल रहे हैं शायद, जितना मुझे पता है, बाकी उसका भी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि आज भी वो यहाँ से सीधा ऑडिट पे गए हैं। तो कौन डिस्टर्ब्ड है? क्यों? वाह, चलो पढ़े आगे पढ़े। 5 मिनट तुम्हें रेस्ट चाहिए, इसको तो रेस्ट ले लो। रेस्ट, रेस्ट चाहिए 5 मिनट का, ले लो, ले लो, ले लो। ले लो, भर के लानी पड़ेगी वैसे भी।
हेलो हेलो हेलो, हाँ। अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा 1 रुपया भी कम हुआ, मेरा प्राइस सब्स्टिट्यूट का 1 रुपया भी कम हुआ, तो भी मेरी डिमांड बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। क्या ऐसा कुछ केसेस में हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऑलमोस्ट जीरो इन द सेंस, समझी नहीं मैं। हाँ हाँ, क्वालिटी बराबर हो, और वेरी गुड एग्जाम्पल। रिलायंस 1 रुपया सस्ता दे सकता है, वेरी गुड। और स्विच करना इजी हो, वेरी गुड। और स्विच करना इजी होगा, एक एग्जांपल दे दो। पेट्रोल से डीजल नहीं बदल सकते, तो इसका ये इफेक्ट काम नहीं करेगा। हाँ, कह सकते हैं। बट पेट्रोल और डीजल तो बहुत अलग हो गया, वो सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। एक गाड़ी अगर पेट्रोल की है तो उसमें डीजल तो डल ही नहीं सकता ना, तो वहां पे वो सब्स्टिट्यूट्स नहीं होंगे। सीएनजी हो सकता है, पेट्रोल और सीएनजी को यहाँ पे तुम लिंक कर सकते हो, दैट्स मच इजी। तो यहाँ पे यही हम पढ़ने वाले हैं अभी, कि जो हमारा स्ट्रॉन्गर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है वो कब देखने को मिलता है। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। धोखा नहीं किया है मैंने, बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ाया है। हाँ, रख दो। क्या हुआ? नहीं है? बात करते हैं, चलो। स्ट्रॉन्गर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें कब देखने को मिलेगा, बताओ। अभी तुमने बताया जहां पे स्विच करने की कॉस्ट बहुत कम लग रही हो। मैंने बताया कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि अगर मेरा प्राइस 1 रुपया भी कम हुआ है, ठीक है, तो वहां पे मेरी डिमांड हजारों से फर्क पड़ सकता है। ऐसा कौन से केसेस में हो सकता है, बताओ वंश, एग्जाम्पल दो। बताओ। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि अगर मेरा सब्स्टिट्यूट का प्राइस सिर्फ 1 रुपया कम हुआ है, ठीक है, तब भी मेरी डिमांड जो सब्स्टिट्यूट की, दूसरे वाले सब्स्टिट्यूट की डिमांड है, वो उस पर हजारों का फर्क पड़ रहा है। ऐसा कब हो सकता है और क्यों हो सकता है? क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? अभी तुम्हारे पीछे से इन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। बैग में ही है। हाँ, मतलब उन्हें कह दो, मैं आ जाती हूँ। ठीक है, आप जाएंगे तो बुला लेना। हाँ, बताओ। कब हो सकता है ऐसा? सोचो, सोचो इस चीज को, उसको वही मत। और इंडियन ऑयल को कंपेयर करें, अगर 1 रुपया सस्ता पेट्रोल भी मिलेगा, क्या लोग रिलायंस की तरफ ज्यादा भागेंगे या नहीं भागेंगे? डिमांड रिलायंस की ज्यादा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कितने रुपए से फर्क पड़ा? समझ आ गई बात? यानी कि कहीं ना कहीं अगर गुड्स हमारे स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग इज जस्ट सिमिलर, ठीक है, सिर्फ किस चीज का फर्क आ रहा है, प्राइस का, ठीक है, तो वहां पे हमारे जो स्ट्रॉन्गर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। या फिर जहां पे हमारी स्विच करने की कॉस्ट बहुत कम लग रही हो, फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी यही था, रिलायंस का पेट्रोल पंप भी यही था, स्विच करने की कॉस्ट तो बहुत कम है। यानी कि इंडियन ऑयल से रिलायंस के पास जाने की कॉस्ट तो है ही नहीं ना, नील है। जितना पेट्रोल मेरा यहाँ से वहां तक जाने का लग रहा था, उतना ही पेट्रोल मेरा यहाँ से वहां तक जाने का लग रहा है। यानी कि इन शॉर्ट मुझे रिलायंस से सस्ता पड़ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो मैं रिलायंस पे ही जाऊंगी। दूसरा, मुझे इनकन्वीनियंस जिसमें सबसे ज्यादा कम हो रही है। क्लियर हो गई बात? तो 3 पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ बताओ अब, बोलो। कम हो, और प्रोडक्ट सिमिलर हो, बिल्कुल सिमिलर हो, स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स हो, और
इनकन्वीनियंस जहां पे कंज्यूमर को कम। क्लियर हो गई बात, इसी चीज को लिख लो। दिख रहा है ना, पक्का? वही अब मैं बात करूंगी हमारे इनकम इफेक्ट की, जो हमारा आईई है। इनकम इफेक्ट क्या लगता है क्या होगा हमारा, ये भी पढ़ा है हमने। अब तुम लोग कहोगे ये भी रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, बट ये भी पढ़ा है। बताओ इनकम इफेक्ट क्या था? डिमांड इंक्रीज। कौन से गुड्स की? दो गुड्स थे, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स की बात आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे दो ही फैक्टर हमारे डिटरमाइन करेंगे इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी रियल इनकम बढ़ रही है, रियल इनकम का यहाँ पे मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? परचेजिंग पावर। वेरी गुड। जो हमारी रियल इनकम होती है वो होती है मेरी परचेजिंग पावर, यानी कि मैं कितना खरीद सकती हूँ। अगर मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, ठीक है, तो मेरी नॉर्मल गुड्स खरीदने की जो मेरी डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। वेराज अगर मैं इंफीरियर गुड्स की बात करूंगी तो वहीं पे मैं इंफीरियर गुड्स को अब कम खरीदूंगी। अगर मैं इसी चीज को उल्टा लेके चलूं, यानी कि अगर मेरी रियल इनकम घट रही है तो वहां पे मेरी नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी और मेरी इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो यहीं पे हमारे जो फैक्टर डिपेंड करेंगे वो दो तरीके के फैक्टर डिपेंड करेंगे। एक है हमारा क्या, नॉर्मल गुड्स, और एक है हमारा क्या, इंफीरियर गुड्स। यहाँ पे जो हमारी रियल इनकम कम हो रही है, पहले बता दो किस चीज का एग्जांपल लेके चलना है आगे। मैं क्या इरेज कर दूंगी फिर, ठीक है? रियल इनकम कम हो रही है तो अब बताना, बताओ रियल इनकम कम हो रही है तो मेरी नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी? पक्का? और वहीं अगर मेरी इंफीरियर गुड्स की डिमांड यहाँ पे क्यों बढ़ेगी? लोगों के पास पैसा कम है तो लोग अब अमूल बटर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लोग अब कौन से बटर को लेंगे? डिलीशियस बटर को लेंगे। याद आ गई बात? और वहीं अगर अब मेरी जो रियल इनकम होगी अगर वो बढ़ जाएगी तो वहीं पे मैं नॉर्मल गुड्स को ज्यादा परचेज करने लग जाऊंगी, इंफीरियर गुड्स को कम परचेज करूंगी। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे जो हमारा इफेक्ट दिख रहा है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट दिख रहा है हमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट दिख रहा है। वहीं यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट। क्लियर हो गई बात? ये जो ये वाला पॉइंट है ना गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय गुड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास कम पैसे हैं, हाँ, इंफीरियर से मतलब क्या पता चल रहा है? पिछड़ा हुआ। लिख लो चाहे इसको, जहां जहां इंफीरियर लिखा है वहां लिख लो पिछड़ा हुआ। नॉर्मल यानी कि हाउस होल्ड। मैंने ये चीज लिखवाई भी थी बकायदा, एक प्रॉपर पेज पे सिर्फ ये दो गुड्स लिखवाए थे मैंने पिछली क्लास में। पॉजिटिव रिलेशन है, ये कम तो ये भी कम, और ये कम तो ये ज्यादा, तो यहाँ नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। चले आगे। मुझे इसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट करना है, मैं कहाँ पे करूँ? यहाँ पे ही करता है। चलो, मैंने क्या बताया था, प्राइस इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस। अब यहाँ पे जो हमारा इनकम इफेक्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। किस पार्ट में? नॉर्मल और इंफीरियर। सब्स्टिट्यूशन तो हर जगह पॉजिटिव ही आना है कि नहीं आना? अब जब मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल और इंफीरियर की, नॉर्मल में बात करते हैं, ये रहा मेरा सब्स्टिट्यूशन और ये रहा मेरा इनकम। नॉर्मल गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या आ रहा है? बताओ, देख के भी नहीं बोल रहे। और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या आ रहा है?
पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हर जगह पॉजिटिव रहेगा, बताया था या नहीं बताया था, भूल गए एकदम। वही नॉर्मल गुड्स में मेरा इनकम इफेक्ट क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, और वही मेरा यहाँ पे जो इफेक्ट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, नेगेटिव। तो जब मैं बात करूंगी मेरे इंफीरियर गुड्स की, क्लियर हो गई बात, तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा या नहीं रहेगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी कि यहाँ पे तो क्या दिख रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यानी कि हमें लॉ ऑफ डिमांड में सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, सॉरी, यानी कि यहाँ पे अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस हमारा कम हो रहा है तो हमारी जो क्वांटिटी या फिर जो हमारी डिमांड है वो बढ़ रही है, यानी कि हमारे पे लॉ ऑफ डिमांड पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। वेयर एज यहाँ पे जब मैं बात करूंगी तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कभी कभार सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, कभी कभार उल्टे डायरेक्शन में कर रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में तो सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, ये इतना रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे कौन सा इफेक्ट जीतता है, जिसका पल्ला भारी होता है, यानी कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है वो इफेक्ट जीत जाता है। क्लियर हो गई, हाँ नॉर्मल गुड्स में प्राइस से लिंक करा है, यहाँ पे इनकम से लिंक नहीं करा, लॉ ऑफ डिमांड को लिंक करा है मैंने, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है, बट वहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स के केस में उल्टा सीधा वर्क कर रहा है। क्लियर हो गई बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, समझ गए, समझाओ, चलो तुम समझ गए तो। ये इनकम का पार्ट है और ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये पॉजिटिव इफेक्ट ये बता रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ये बता रहा है कि यहाँ पे कहीं लॉ ऑफ डिमांड पॉजिटिव जा रहा है और कहीं लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव जा रहा है। क्लियर हो गई बात, अब समझ में आ गई बात, यानी कि यहाँ पे दोनों एरोस कहीं ना कहीं सेम डायरेक्शन में भी दिख सकते हैं। क्लियर हो गई, इस वजह से यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड उल्टा सीधा वर्क करेगा, और अगर उल्टा सीधा वर्क करेगा तो जिस इफेक्ट पे ज्यादा पोर्शन दिखेगा, यानी कि जो इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा वो इफेक्ट जीत जाएगा, यानी कि वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे चले, अब हम चले आगे, लिख लो पहले, नहीं बस कर दो आगे पेज, समझ आ रहा है नहीं यार, चले आगे, 2 पॉइंट्स बचे हैं फिर हम ये क्लास वाइंड अप कर लेंगे चाहे। चले, चलो, थर्ड पॉइंट है, कहीं ना कहीं जब हमारी मार्केट में नए कस्टमर्स आएंगे, यानी कि अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। अच्छा एक बात बताओ, गोलगप्पे तो सबकी मम्मियाँ खाती होंगी, पसंद होते हैं, गोलगप्पे तो सबकी मम्मियाँ खाती होंगी, पहले से गोलगप्पे का रेंज क्या रहती थी, 10 के 4, और अब क्या हो गई है, 10 के 2 या फिर 20 के 4, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे गोलगप्पे का प्राइस कम हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो गोलगप्पे का एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो फिर से यहाँ पे जो मतलब फॉर एग्जाम्पल जब गोलगप्पे 20 के 4 हुए तो बहुत लोगों ने गोलगप्पे खाने छोड़ दिए, थोड़े होंगे भाई, ऑब्वियसली बात है कि लोगों की पॉकेट से बाहर चले गए होंगे, फॉर एग्जाम्पल मदन पे तो 50 के 5 या 6 मिलते हैं शायद से, है ना, तो लोगों ने ऑब्वियसली बात है गोलगप्पे खाने छोड़ दिए होंगे। तो जब वहीं अगर मेरे गोलगप्पे का प्राइस वापस से 10 के 4 हो गया तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर छोड़ के चले गए थे वो वापस आ जाएंगे, आ जाएंगे, यानी कि डिमांड क्या हो जाएगी, यानी कि न्यू कस्टमर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है, यानी कि ये पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट कर रहा है।
क्लियर हो गई बात? हो गई। ऐसे ही हमारा चौथा पॉइंट कहता है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, डिफरेंट यूजेस। इसका एग्जांपल बताओ, बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? स्टील, हाँ। सबसे वाइब्रेंट एग्जांपल जो डेली लाइफ का एग्जांपल है वो है मिल्क। सबसे वाइब्रेंट। मिल्क से हम क्या बना सकते हैं? दही बना सकते हैं, बटर मिल्क, बटर, उसके बाद मिठाइयाँ, उसके बाद पनीर, उसके बाद प्रोटीन, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी जैसे कहते हैं, बहुत वास्ट इसकी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो हमारा ये पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर मेरे प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा डिफरेंट यूजेस हैं तो इस वजह से उसकी डिमांड बढ़ रही है। क्लियर हो गई बात? यानी कि अगर कहीं ना कहीं अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस कम रहेगा तो लोग इसको ज्यादा खरीदेंगे, और अगर वहीं अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो गया तो लोग इसके यूजेस कम निकालेंगे। यानी कि अगर आज की डेट में दूध महंगा है तो लोग दूध से पनीर घर में कम बनाते हैं। पहले के टाइम में लोग घर पे पनीर ज्यादा बनाते थे, और आज की डेट में लोग बाहर से पनीर ज्यादा खरीदते हैं। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्योंकि दूध आज की डेट में महंगा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट यूजेस यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए उसकी डिमांड कम हो रही है। इसलिए डिफरेंट यूजेस का पॉइंट समझ में आ गया कि यहाँ पे डिफरेंट यूजेस का पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है, जस्ट बिकॉज एक प्रोडक्ट के काफी यूजेस हो सकते हैं, इस वजह से भी उसकी डिमांड मैटर करती है। क्लियर हो गई बात? हो गया? वाइंड अप करें आज की क्लास को फिर, क्योंकि एक्सेप्शंस मुझे लग नहीं रहा तुम लोग की शक्ल देखी कि तुम्हारे बस किया करना अभी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें और। ठीक है, वाइंड अप कर लो फिर, अभी बात करते हैं।